डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीबोश न्यू सिलेबस के तहत कि हमने रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करनी है, आया रिस्क असेसमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे कंप्लीट करनी है। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड तो थी, लेकिन क्योंकि अब हम कंप्लीट कर चुके हैं निबोश आईडी न्यू सिलेबस के तमाम लेक्चर्स, उसके अलावा हमने ये भी कम्प्लीटली लर्न कर लिया है, इसके ऊपर बाकायदा लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है कि आपने कैसे एग्ज़ाम को सॉल्व करना है। अब निबोश आईडी एग्ज़ाम कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपने उसको अटेम्प्ट करना है, वो बड़ी डिटेल में डिस्कस हुआ। आज हम ये देखेंगे कि नीबोश यूनिट ID2 रिस्क असेसमेंट न्यू सिलेबस के तहत कैसे प्रिपेयर की जाएगी। सबसे पहली बात, मेरा आपको सबसे बेहतर आप कह सकते हैं सजेशन है या रिकमेंडेशन है कि मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप रिस्क असेसमेंट उस जगह की बनाएं जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास मौजूद कोई भी ऐसी जगह है, कोई फैक्ट्री है, कोई आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कोई भी ऐसी जगह है जहां पर कोई भी आपकी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हैजर्ड्स हैं, रिस्क हैं, तो आप उस जगह की रिस्क असेसमेंट बनाएं। रिस्क असेसमेंट बनाने से पहले बेहतर यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ लफ्जी रिस्क असेसमेंट ना बनाएं, बल्कि जिस एरिया के बारे में आप रिस्क असेसमेंट बनाने में इंटरेस्टेड हैं उसको अच्छे तरीके से इंस्पेक्ट करें, उसको वहाँ का विजिट करें, ताकि चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ सके। सबसे पहली बात, यूनिट ID2 रिस्क असेसमेंट के 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है बैकग्राउंड, जो मैं यहाँ पे आपके साथ पूरे का पूरा डिस्कस करूँगा कैसे बनता है। नंबर 2, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में जो नीबोश की रिक्वायरमेंट है वो कम अज कम 10 हैजर्ड्स की है कि आपने 10 हैजर्ड्स, उनकी टाइम स्केलिंग और सारा कुछ आपने करना है। पार्ट 1 बैकग्राउंड में पूरा आपको बताऊंगा कि कैसे वो आपने लिखना होता है, उसकी क्या लेंथ वगैरह होगी। उसके बाद जो रिस्क असेसमेंट में है 10 हैजर्ड्स की बजाय मैं 2 हैजर्ड्स बड़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बाकी के 8 जो हैजर्ड्स हैं वो आपने कैसे कंप्लीट करने हैं। नंबर 3, फिर आपने उनकी जो प्रायोरिटी वाइज 3 एक्शंस और जस्टिफिकेशन देनी है उन कंट्रोल, वो जो आपने उसके लिए कंट्रोल में दी है उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है। इसका जो पार्ट 4 है वो है रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक, वो भी पूरे का पूरा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन ये है कि बाय सबमिटिंग दिस असेसमेंट पार्ट 1 to 4 फॉर मार्किंग I declare that it is entirely my own work. I understand that falsely claiming that the work is my own is malpractice and can lead to Nibosh imposing severe penalties. See the Nibosh malpractice policy for further information. Simply ये कहा जा रहा है कि आप जो भी काम करें वो आपका अपना होना चाहिए, उसमें किसी सूरत भी आप कॉपी पेस्ट या किसी से लेके नहीं करेंगे, आप उसकी वजह से बैन भी हो सकते हैं। ये डिक्लेरेशन निबोश की जानिब से थी। अब एक बात मैं भी आपको वाज़ेह करता चलूं कि आपने इस रिपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले डाटा को किसी भी सूरत इस्तेमाल नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि ये जो रिपोर्ट है ये ऑलरेडी निबोश में सबमिट हो चुकी है और ये एक क्लियर रिपोर्ट है, इसका डाटा निबोश के पास मौजूद है। अगर आप इससे कुछ भी कॉपी करते हैं और उसको प्रेजेंट कर देते हैं निबोश में, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यहाँ पर इस रिपोर्ट को बताने का, समझाने का मकसद ये है कि आपको रिस्क असेसमेंट की प्रिपरेशन में मदद दी जा सके, आपको इसके अंदर गाइडेंस दी जा सके, तो इसलिए इसमें से आपने कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना। चलते हैं जी, बैकग्राउंड में क्या है। सबसे पहले लर्नर नंबर और जो लर्नर नेम है वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना लर्नर नंबर लिखेंगे, उसके बाद लर्नर नेम। अब इसमें
पहली चीज वो पूछता है इंक्लूड इन हेयर the organization's name and location and number of workers. You must then go on to give a description of the main activities, products, services carried out. आपने पहले ऑर्गेनाइजेशन का नेम देना है, फिर उसकी लोकेशन, फिर उसके नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, देन वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं. यू मस्ट आल्सो डिस्क्राइब द एरिया टू बी रिस्क असेस्ड. उसमें यह है कि होल साइड पॉसिबिलिटी नहीं होती कई दफा, तो उसमें से जो एरिया है या जो चीज आप कंसीडर कर रहे हैं इससे रेलेवेंट है, जिसकी आप रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसके बारे में आप बताएंगे. अच्छा, अब इसके अंदर ये जो एक हमने डिस्क्रिप्शन दी है बाकायदा आप देखेंगे इसमें इसका नेम भी मौजूद है, इसकी लोकेशन, इसके नंबर ऑफ वर्कर्स, इधर एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, ये तमाम चीजें. उधर उसने अप्रॉक्सीमेटली 150-200 वर्ड्स का है, लेकिन जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो इसका फायदा होगा. इस पॉइंट में इस जगह पे अगर आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा और रेलेवेंट लिखेंगे तो उसको आइडिया हो जाएगा कि इस इंडिविजुअल, इस डेलीगेट ने, इस स्टूडेंट ने जो है ये जाके इसको परफॉर्म किया है. अब जैसा पार्क अर्थ फर्टिलाइजर्स लिमिटेड PFL इसका नाम आ गया, ठीक हो गया. अब ये इस्टेब्लिश्ड कब हुई? 15th of November 1972, ये भी क्लियर हो गया. Signed by the government of Pakistan to strengthen the relation between state of Abu Dhabi and Islamic Republic of Pakistan. ठीक हो गया. पर्पस देखें सारे का सारा इसके अंदर आ रहा है. अब आपने क्या करना है कि ये इंफॉर्मेशन आ गई, उसके बाद आपने वही बात आ जाती है, ये बता दिया, उसके बाद ये करती क्या है, ठीक है, ये करती क्या है. पाकिस्तान डेट इज प्रोड्यूसिंग एरिया producing urea, nitric acid, nitrophosphate and calcium ammonium nitrate. The company has following certificate like OSAS 2000 और ये उसके पास कंपनी के पास मौजूद है. आपने देखना है कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना हो जो झूठ पे मबनी हो. उसके बाद आपने इसका कौन सा एरिया जो है वो इंस्पेक्ट करना है. एरिया इंस्पेक्टेड ड्यूरिंग द विजिट और रॉक फॉस्फेट कन्वेइंग एरिया, कन्वेइंग जो उधर से गुजार रहा है, स्क्रीनिंग एरिया, रिएक्टर सेक्शन, इवेपोरेशन यूनिट, फिल्ट्रेशन यूनिट, कूलिंग सेक्शन, प्रोडक्ट स्टोरेज एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, मेस फैसिलिटीज, वर्कर्स रेस्टिंग एरिया वगैरह इसके अंदर शामिल हैं. हैजर्ड्स ऑब्जर्व ड्यूरिंग विजिट आर फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट हैजर्ड, इनॉर्मस वाइब्रेशन, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, स्टैबिंग हैजर्ड, आउटडेटेड परमिट, nitrogen oxides inhalation hazard, centrifuge hazard, cold environment, chemical spillage hazard and extreme hot temperature hazard and faulty peeling tower lift. आपने ये तमाम तर इंफॉर्मेशन इस हद तक इस सेक्शन के अंदर दे देनी है. याद रखिएगा ये लेक्चर, ये वीडियो लेंथी होने जा रही है और ये एक लेंथी वीडियो है, इसलिए आप मेक श्योर करें कि जिस टाइम पे आपने IG2 बनानी है आप उसी टाइम पे तसल्ली से इसको देख लें, बजाय इसके कि आगे आगे करके पीछे पीछे करें, आगे करें पीछे करें, तो इससे आपको समझ नहीं आएगी, आपको क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो इसलिए जिस टाइम पे आपके पास स्पेयर टाइम होगा तो आप उसी सूरत में ऐसा करेंगे. एक और जी डिस्क्लेमर नीबोश ने यहाँ पे बताया वो ये है कि इफ यू आर वरीड अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी यू कैन इन्वेंट अ फॉल्स नेम एंड लोकेशन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड मस्ट बी फैक्चुअल. कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपना डाटा शेयर नहीं करना चाहती हैं, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे कि आप ऐसी कंपनी का नेम गलत लिख देंगे, उसकी लोकेशन गलत लिख देंगे, लेकिन बाकी जो फाइंडिंग्स और जो भी चीज़ें हैं वो आप उसके अंदर ओरिजिनल ही लिखेंगे, क्योंकि जब तक आप ओरिजिनल नहीं लिखेंगे तो ये जस्टिफाई नहीं होगा, ये आपका काम है. उसके बाद यू मस्ट गिव अ ब्रीफ आउटलाइन ऑन हाउ यू कंप्लीटेड द रिस्क असेसमेंट. ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अब होता क्या है कि इसमें कॉपी पेस्ट से बात नहीं बनेगी, इसमें आपने ये चीज डिस्कस करनी है कि मैंने कैसे वहां पर देखा, मैं कहां पर वहां पर कैसे पहुंचा या पहुंची और मैंने किस तरह से चीजों को आइडेंटिफाई किया. देखते हैं जी. फर्स्टली आई लुक्ड एट HSE पॉलिसीज अबाउट फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, डाटा मैनेजमेंट कमिटमेंट, policies and principles, integrated organization structure, line management, accountability and responsibility, goals, objective and plans, safety personnel, procedures and performance standards, training and development. These all information get from the
वेबसाइट, और वो आपने फिर बताना है कि ये बाकी चीज़ें ये कहाँ से मिली हैं, इसकी सारी की सारी आपने लाजमन उसका सोर्स बताना है। दिस इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव लर्निंग। आगे, आई ऑल्सो विजिटेड द एरिया वेयर रिस्क हैज फाउंड एंड आई ऑब्जर्व दैट द वर्कर्स वर नॉट aware about that hazard, such as two workers were routinely inspecting the temperature of the crystallizer whose normal temperature was about 40 Celsius. ठीक है जी, noticed 4 Celsius. Notice that none of the worker was wearing neither any warm gloves nor any other protective 4 Celsius है जी other protective clothing and are found working close to the cooled parts of the crystallizer. मतलब कूलिंग की वजह से वहां पे क्या है, वहां पे आपके पास क्या मौजूद होना चाहिए था, वार्म क्लॉथेस होनी चाहिए थी, वार्म रिफ्यूजीज होने चाहिए थे। ये चीजें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा। मैं एक बात क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर इसको रीड आउट करके सिर्फ उसका जो थीम है समझाऊंगा, क्योंकि तमाम लेक्चर्स जो अपलोड हो चुके हैं सीरीज के अंदर, निबोश लेक्चर्स के अंदर, टोटल 64 लेक्चर्स के अंदर ये तमाम चीजें बड़ी डिटेल में डिस्कस हुई हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसकी मेथोडोलॉजी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसी तरह से आगे चल के आपने लॉज का बताना है, और लॉज में देखिएगा कि आपने किसी भी सूरत गलत लॉ वहां पे इंटरप्रेट नहीं कर देना। R164 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिकमेंडेशन 1981, जिसमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि प्रोविजन, वेलफेयर प्रोविजन भी करनी है, उसके बाद हार्ड एनवायरनमेंट, कोल्ड एनवायरनमेंट का कंट्रोल भी एम्प्लॉयर के पास होगा। C167 सेफ्टी एंड हेल्थ इन कंस्ट्रक्शन कन्वेंशन 1988, workers shall be required to comply with safety procedures relating to the provision and control of and protection against occupational hazard due to air pollution, noise and vibration in the working environment. The Factories Act 1934 as amended to 1997 clause 15 ventilation and temperature, R097 protection of workers health recommendation 1953, Pakistan Environmental Protection Act PEPA 1997। अब आपने ये इंफॉर्मेशन जो ये मिल जाएगी, आपने सिर्फ ये समझना है इसका थीम कैसे हम फुलफिल करें और कितनी इंफॉर्मेशन इसके लिए इनफ होगी। अब जी आगे रिस्क, दूसरा पार्ट आ गया हमारे पास, रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में मैंने आपको बताया है इसके अंदर 1 of 10 का मतलब यहाँ पर ये है कि 10 हैजर्ड्स आपने लाजमी देनी है, ये रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ पे आपके साथ हैजर्ड डिस्कस करूंगा, एक हैजर्ड, पहले मैं 2 का, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। मैं एक हैजर्ड आपके साथ डिस्कस करके आगे अगले सेक्शन में चला जाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद ये कि 10 इस तरह से आपने फुलफिल करनी है। सबसे पहले आपने बताना है स्कोप ऑफ रिस्क असेसमेंट। स्कोप ऑफ रिस्क असेसमेंट में आप देखेंगे रॉक, फॉस्फेट कन्वेइंग एरिया, स्क्रीनिंग एरिया, ये जहाँ पे हमने जिसका करनी है रिस्क असेसमेंट और उसमें से हैजर्ड आइडेंटिफाई करने हैं। रिएक्टर सेक्शन, एवेपोरेशन यूनिट, फिल्ट्रेशन यूनिट, कूलिंग सेक्शन, प्रोडक्ट स्टोरेज एरिया, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, मेस फैसिलिटी, वर्कर्स, रिस्ट्रिक्टिंग एरियाज। मतलब इन जगहों की हम रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करेंगे और यहाँ से आइडेंटिफाई होने वाले हैजर्ड्स को हम लिखेंगे और उनकी बड़ी डिटेल में ये डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमने लिखना है हैजर्ड कैटेगरी, सेफ्टी हैजर्ड है, एंड हैजर्ड, हैजर्ड है क्या, फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट हैजर्ड, समझ आ गई। हैजर्ड कैटेगरी लिखनी है, वो सेफ्टी होगी, एंड हैजर्ड, हैजर्ड है क्या, फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट हैजर्ड। उसके बाद दूसरी चीज, हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। ठीक है, दूसरी क्या होगी कि आप कौन इससे नुकसान उठा सकता है और कैसे, ये आपने बयान करना है। हु में सिर्फ ये नहीं वर्कर लिख के छोड़ना नहीं है, आपने इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हु तो हो गया कौन है, हाउ जब बात आ गई तो मतलब ही इज आस्किंग फॉर रीजन, तो वो आपको देनी पड़ेगी। नाइट्रोफॉस्फेट एनपी रॉक इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टोरेज एरिया टू द प्रोडक्शन एरिया बाय द बेल्ट कन्वेयर। Notice that the side guards of the belt conveyor was missing and large and small size NP rocks are falling from height to the down area where workers were performing multiple activities without even wearing any hard helmets. This can lead to a head injury, bruises, severe pain and even fatality. ठीक हो गया। ये अब वो वर्कर्स हैं, वो कैसे मुतासर होंगे, ये पूरी बात लिखनी है आपने। ठीक हो गया। उसके बाद व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, अब ये है कि आपके एग्जिस्टिंग कंट्रोल क्या है वो आपने बताने हैं। ऑल द वर्कर्स वर्किंग बीनीथ द बेल्ट कन्वेयर आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, वो साइड पे।
hard elements to the authorized workers to prevent head injury provided. ठीक हो गया. What further control actions are required? अब further क्या है? Set up alarms to alert the workers that belt is about to start. Install side guards to prevent the fall of large size NP rocks. Install fitting guards beneath the belt to catch the falling rocks. ठीक हो गया. अब ये कंट्रोल मेजर आप कितनी देर में कर सकते हैं? ठीक है जी. टाइम स्केल फॉर फर्दर एक्शंस टू बी कंप्लीटेड. अब जितनी आपने कंट्रोल मेजर दिए हैं ना, आपने उनके देने हैं. अब पहला जो कंट्रोल मेजर सेटअप अलार्म टू अलर्ट द वर्कर दैट बेल्ट इज अबाउट टू स्टार्ट, ये 2 वीक्स के अंदर कम से कम हो जाना चाहिए. इंस्टॉल साइड गार्ड टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ लार्ज साइज एनपी रॉक्स, ये 1 मंथ में होना चाहिए. इंस्टॉल फिटिंग गार्ड्स बीनीथ द बेल्ट टू कैच द फॉलोइंग रॉक, ये 2 मंथ्स में होना चाहिए. मतलब आपने स्केलिंग में भी इसको प्रायोरिटी वाइज क्या किया, हाई मीडियम और लो, हाई मीडियम और लो. अब रिस्पॉन्सिबल पर्सन जॉब टाइटल, ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन जॉब टाइटल क्या होगा? आप कहेंगे सेफ्टी सुपरवाइजर, उसमें नहीं करना, क्योंकि इसके लिए जो अरेंजमेंट्स होंगी वो टेक्निकली फाइनेंस मैनेजर वगैरह, उसके लिए फाइनेंस जब तक नहीं करेगा तो तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी परचेज या इसके अंदर जितने भी इक्विपमेंट का एडिशन होगा, अल्ट्रेशन होगी, तो उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से ही सब कुछ देखना पड़ेगा. ये बड़ी गलती होती है कि हर चीज़ में हम सुपरवाइजर लिख देते हैं, ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि वो सुपरवाइजर क्या है, या मैनेजर लिख देते हैं, सेफ्टी मैनेजर. हर काम सेफ्टी मैनेजर का नहीं है. सेफ्टी मैनेजर अपनी पॉकेट से ये चीज़ें नहीं लगवा के देगा. इसलिए ये जो आपके टॉपिक्स हैं हमने किसी भी हैजर्ड में डिस्कस किए, हैजर्ड कैटेगरी क्लियर हो, और हैजर्ड क्या है क्लियर, हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, कौन उससे मुतासिर होगा, कैसे होगा, ये भी बताना है. फिर आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद फर्दर कंट्रोल मेजर्स आपने क्या लिए हैं, फिर टाइम स्केल आप देखेंगे, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है. अब इसी तरह ये देखें, ये दूसरा हमारे पास आ गया हैजर्ड. देखें हैजर्ड कैटेगरी फिजिकल एंड हैजर्ड क्या है, इनॉर्मस वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन आपको पता है फिजिकल हैजर्ड है. ठीक है. हु माइट बी हार्म, ऑपरेटर, और ऑपरेटर कैसे होंगे वो लिखा हुआ है. उसके बाद व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग फर्दर. अब आप देखें इसके अंदर कंट्रोल मेजर अगर 4 दिए गए हैं तो टाइम स्केल भी 4 ही दिए जाएंगे. ठीक है. आप उसको गट्ठे करके नहीं देंगे, बल्कि अगर 4 कंट्रोल मेजर तो 4 ही. उसका भी कौन है रिस्पॉन्सिबल, फाइनेंस मैनेजर. ये आपने इस तरह से करके ये 10 हैजर्ड्स जो हैं वो आपने कंप्लीट करने हैं इसके अंदर. ठीक है. और 10 हैजर्ड में ये सारे कॉलम, हैजर्ड कैटेगरी एंड हैजर्ड, हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ, व्हाट आर यू ऑलरेडी डूइंग, व्हाट फर्दर कंट्रोल्स एक्शंस आर रिक्वायर्ड, टाइम स्केल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन. ये आपने मिनिमम 10 जो आपके हैं इनको आपने कंट्रोल मेजर्स के साथ हैजर्ड्स को असेस करके, और ये 10 इनके साथ जितने भी ये पार्ट्स हैं, ये जो कॉलम है, ये आपने फुलफिल करने हैं. ये देख रहे हैं आप. अच्छा, अब ये दूसरा सेक्शन कंप्लीट करने के बाद हम मौजूद हैं तीसरे सेक्शन पे. तीसरा सेक्शन है पार्ट 3 है, प्रायोरिटीज, 3 एक्शंस एंड जस्टिफिकेशन फॉर द सेक्शन. कि हमने जो मेन प्रायोरिटीज इनको दी हैं, ठीक है, जो मेन प्रायोरिटीज हैं वो कोई भी 3 हो सकती हैं. हाईएस्ट मोस्ट अर्जेंट एक्शन जो हमने डिसाइड किए कि यार ये तो लाजमन होने हैं, इनके बगैर वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. ठीक हो गया. वो हमने यहाँ पर देनी है. ये देखें, यू मस्ट पिक द 3 हाईएस्ट प्रायोरिटी मोस्ट अर्जेंट एक्शंस. मोस्ट अर्जेंट का मतलब मोस्ट अर्जेंट होने भी चाहिए. आप नीचे से एक्टिविटी ऊपर लिख देंगे तो उस सूरत में भी वो क्राइटेरिया को मीट नहीं करेगी. एंड जस्टिफाई, और वो फिर आगे नॉट मेट का स्टेटस आके आप रेफर हो जाएंगे. Your justification must include moral, legal and financial arguments. मतलब जो 3 बेसिक रीजंस हैं वो उसके मुताबिक आपने consideration of likelihood and probable severity of injury. मतलब अब आपने रिस्क को डिफाइन भी यहाँ करना है कि ये रिस्क की यहाँ पे लाइकलीहुड और सेवेरिटी क्या बनती है. डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ इफेक्टिव ईच एक्शन इज लाइकली टू बी इन कंट्रोलिंग द रिस्क. और फिर जो आप एक्शन कर रहे हैं ये किस तरह से इफेक्टिव है, ये बात भी आपने बतानी है. 3 मेन प्रायोरिटीज आर. अब जैसा इसके तनाजर में हमारे पास क्या है, इंस्टॉल वेंटिलेशन सिस्टम दैट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट इन द इवेपोरेशन सेक्शन, reduce exposure by providing frequent job rotation, provide anti-slip resistant surfaces to prevent slipping hazard. ठीक हो गया. ये इस तरह 3 लिखनी है. 3 मेन प्रायोरिटीज लिखने के बाद आप लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको डिफेंड करेंगे, फिर आप उसको मॉरल में करेंगे, और फिर फाइनेंशियल में आप बताएंगे. ठीक है जी.
उसके बाद अब आ गया लाइक्लीहुड एंड स्वेरिटी। आपने पहले 1 और 2 या 1 2 3 अलग भी कर सकते हैं। पहले आपने उसकी स्वेरिटी लिखनी है, फिर आपने उसका कंट्रोल मेजर। ये मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसमें बेहतर आइडिया हो। मतलब 1 और 2 जो हमने डिसाइड की थी उसमें क्या है, द वर्कर्स हैव अ स्वेरिटी ऑफ लेस कंसंट्रेटेड एनपी सॉल्यूशन दैट इज ट्रांसफर्ड टू द इवेपोरेशन सेक्शन where it gets concentrated, कि उसमें भरा जाएगा। Notice that workers were performing their assigned duties in the evaporation section where the temperature of falling film evaporator was about 175 Celsius. Due to arising of hot and vapors, heat waves are spreading in the area and workers have to perform duties that may take several hours. अब देखें स्वेरिटी पूरी डिस्कस हो रही है पहले और दूसरे पॉइंट की। वर्किंग इन दिस हार्ड एनवायरनमेंट कैन लीड टू हाइपोथर्मिया, दिस कैन लीड टू likelihood injuries of sweating, heat stress, muscle cramp, unconsciousness, dehydration, headache and even death. अब ये तो पहले और 2 की स्वेरिटी थी, ठीक है, उसके होने के इम्कानात और उसकी स्वेरिटी क्या है, मतलब रिस्क बेसिकली यहाँ पे डिफाइन हुआ इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नंबर 3 जो हमने चीज आइडेंटिफाई की, द वर्कर फेस स्वेरिटी ऑफ हॉट brine solution which is a mixture of calcium nitrate and water was transporting to the brine storage tank, while the operational brine transfer line in the brine storage area observed that there was a leakage in the transfer line and hard brine solution was accumulating all over the work area where multiple activities were in progress and workers were not even wearing any slip resistant boot। ठीक हो गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, इनके 1 और 2 के जो कंट्रोलिंग रिस्क असेसमेंट है, कंट्रोल मेजर्स हैं, वो हम दोनों इसके अंदर लिख देंगे। उसके बाद लेजिस्लेशन, लॉ, ब्रीचेस, वो सब कुछ उसके अंदर उससे रेलेवेंट। आपने यही कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, ये इससे रेलेवेंस रखता था और आप जिसके रेलेवेंट ये रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर रहे होंगे वो रिस्क असेसमेंट के रेलेवेंट आपने लेजिस्लेशन वगैरह अपने अपने कंट्री के मुताबिक देख के या इंटरनेशनल लॉ को देखते हुए सामने रखते हुए आप उसको परफॉर्म कर लेंगे। ठीक हो गया जी। ये हमने इसके अंदर इसकी सेफ्टी और ये सारी चीज़ें डिस्कस की। अब जी लास्ट चीज़ आती है हमारे अंदर, जो हमारे पास आती है वो है रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक। पहली बात ये है, यू मस्ट नाउ गिव अ रिव्यू डेट फॉर योर रिस्क असेसमेंट एंड से व्हाई यू हैव चूजन दिस डेट। 10 to 15 वर्ड्स में आपने लिखना है कि रिस्क असेसमेंट का रिव्यू आपने कब लेना है और क्यों आपने यही डेट ली है। The company has a policy to review date is every 6 months, so I will be review risk assessment on 29th August 2020, क्योंकि जिस तरह से अपडेट हुई उसके मुताबिक, तो ये उसने रीजन दे दिया है। आगे पूछते हैं कम्युनिकेट एंड चेक। You must now indicate how the risk assessment findings will be communicated। जो रिस्क असेसमेंट से आपको फाइंडिंग मिली है आप कम्युनिकेट कैसे करेंगे, इंक्लूडिंग who needs to know the information। और ये भी आपने बताना है कि किस किस को ये इंफॉर्मेशन शेयर करनी लाजमी है या आप किस किस के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। I will arrange the meeting with finance manager and tell him about the hazards that were observed during inspection and their control measures। I will then arrange the meeting with all the workers and briefly explain them about hazards and give them tasks about how to prevent from those hazards। I will then give a brief summary about the meeting's information and spread all these information to the workers through toolbox talks and through email। TBT होगी और through email दे सकता है। Next, you must now indicate how the risk assessment finding will be communicating, including who needs to know me no information। I will set the reminder of approximately 15 days to check the completed tasks taken by the workers। I will then check out whether any worker does not complete their, if there was any, and then I will find out the reasons and give them more guidance to complete their task and give them more 15 days to complete their task and then after 15 days I will check again। ये जी इसके 4 सेक्शन हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको शुरू में ये मुश्किल लग सकता है समझाने में भी, अगर कोई इस तरह से हो तो आप एक बात बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए। वो बात क्या है
कि सबसे पहली बात यह है कि इसके 4 पार्ट्स हैं, एक बैकग्राउंड है, एक रिस्क असेसमेंट है, एक प्रायोरिटीज 3 एक्शन और फिर जस्टिफिकेशन देनी है उन एक्शन की, फिर रिव्यू, कम्युनिकेट एंड चेक। ठीक हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस हो सकता था मैंने उतनी डिटेल में इसको डिस्कस कर दिया है। बावजूद इसके अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सजेशन चाहिए, कोई किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा बेहतर तरीका ये होगा कि आप ईमेल करें, और ईमेल आपको मालूम है कि इसके ऊपर आ रही होती है, तो वो आप देख लीजिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको करना है, और ये पूरी डिटेल में बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पे कोई इशू आता है, इसका कोई आपको पीडीएफ फॉर्म में एज अ सैंपल रिक्वायर्ड है, मैं वो भी ऑन रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन याद रखें, अगर उसे कॉपी करके आप फेल होते हैं तो उसके ऊपर कतन कोई मेरी जिम्मेदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, बल्कि मैं सिर्फ गाइडेंस के लिए वो डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। आपको इवन इसके अंदर चाहिए तो पीडीएफ फॉर्म में आपको ये एक अदद रिपोर्ट जो है वो ईमेल में मिल जाएगी। तो बेहतर ये है कि आप इस लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जाके देख लें, कमेंट कर लीजिए, या फिर ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप ईमेल करें। तो ये हमने डिस्कस किया कि कैसे IG2 जो रिस्क असेसमेंट है न्यू सिलेबस के तहत हमने प्रिपेयर करनी है, कि क्या क्या उसके अंदर रिक्वायरमेंट है। और मैं आपसे ये बात जो है बिल्कुल हकीकतन कह रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये जो रिपोर्ट जिसके ऊपर मैंने आपको सारा कुछ बताया, जो जो चीज़ें दिखाई कितनी मिकदार में कैसे लिखी गई हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक क्लियर रिपोर्ट है, एक पास रिपोर्ट है विभोश की। आपने इन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या जिस नेचर की आप रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, आपने रिपोर्ट बनानी है और सबमिशन करवानी है। ठीक है जी। और दूसरी बात, आपको मालूम होगा, इससे पहले भी लेक्चर इसके ऊपर मैं दे चुका हूँ, एक वीडियो मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। वो ये है कि अब IG1 का जो पेपर है वो आपको पता चल गया होगा सबको कि वो अब ओपन बुक एग्ज़ाम है, जिसके 24 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, और उसके बाद रिस्क असेसमेंट की सबमिशन का वही तरीक़ेकार है। और वो जो है 24 आवर्स में आपने सबमिट कराना है, और क्लोजिंग इंटरव्यू के ऊपर डिसाइड होगा कि वेदर आपने वो यूनिट IG1 पास किया है या कि नहीं। जबकि यूनिट IG2 रिस्क असेसमेंट का क्राइटेरिया वही है कि आपने ये सबमिशन करानी है। निबोश तमाम क्राइटेरिया को देखेगा, जब क्राइटेरिया मेट हो जाएगा तो वो इसको आपको पास कर देगा। और अगर कोई भी क्राइटेरिया इनमें से रह गया, जिस तरह डिटेल से मैंने सारी चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ों में कोई एक चीज़ भी रह गई तो आप रेफर हो जाएंगे, आपको दोबारा से रिपोर्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करके दोबारा से सबमिशन करवानी पड़ेगी। इस लेक्चर में इतना ही। बहुत जल्द किसी और इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।